दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ, सबसे पहले आप उसको देखो, समझो और फिर यहाँ पे आना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्टिविटी 6.7 से। तो यहाँ पे कहता है डिजोल्व अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन दी अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। कहते हैं कि आप एक काम करो, अपना एक चम्मच कॉपर सल्फेट का लो और फिर उसको क्या करो, आपके एक कप पानी का जो टम्बलर रहता है उसके अंदर मिला दो। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उसकी कुछ बूंदें उसके अंदर डाल देनी है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो आपको कैसा सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ से, ब्लू कलर का सॉल्यूशन। हैव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बोतल। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। और कहते हैं कि उसमें से आप कुछ सॉल्यूशन निकाल के दूसरे बिकर के अंदर फिर वहाँ पे या तो आपका कोई नाखून डाल दो या फिर आपका कोई ब्लेड है जिसके ऊपर जंग वगैरह लग चुका है उसको उसके अंदर डाल दो। वेट फॉर हाफ एन हावर और सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। अब क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको फिगर देके बता रखी है। आपने जो आपका सोल्यूशन यहाँ पे बना लिया उसमें से कुछ सोल्यूशन यहाँ पे निकाल लेना है। उसके अंदर फिर क्या आपको या तो आपके जो नेल होती हैं वो, या फिर आपके जो ब्लेड होता है जिसके यूज़ कर रखा है हमने शेव वगैरह करने में, उसको उसके अंदर डाल देना है। फिर कुछ टाइम तक वेट करना है और देखना है कि जो आपका सोल्यूशन है क्या उसका कलर चेंज होता है नहीं होता है। तो उसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा और जो पहले वाले थे उसके साथ में आपको उसका कलर यहाँ पे कंपेयर करके देखना है। तो इसलिए आप हम कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं कि उसका आपका ग्रीन हो जाएगा, उसका यहाँ पे ब्लू रहेगा। ठीक है, अब आगे आपको यहाँ पे कहता है डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस, टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे। और आप एक काम करो, जो भी आपका नेल है या फिर ब्लेड है उसको भी आप बाहर निकाल के देखो क्या उसके अंदर भी कोई चेंज आया है और इस बात को यहाँ पे महसूस करो। और आगे कहते हैं दी चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू आर रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो जो भी चेंज आपने यहाँ पे देखा होगा वो इसी वजह से आएगा कि जो आपका कॉपर सल्फेट था और आयरन था उसके बीच में आपके यहाँ पे रिएक्शन हुई है। द चेंजेस ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशंस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस। और कहते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन ये ग्रीन हो गया उसका कारण यही है कि जो आपका इसके सॉल्यूशन के अंदर आपका आयरन था उसने अपना कलर चेंज कर लिया और एक सब्सटेंस बनाया आयरन सल्फेट। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द नेल आयरन नेल्स इज कॉपर। कहते हैं जो आपका यहाँ पे ब्लेड था इसके ऊपर ब्राउन कलर आपका डिपॉजिट हो जाएगा, वो क्या है आपका आयरन ने आपके जो कॉपर सब्सटेंस है वो है। अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन राइट इन द रिएक्शंस एज। और जो आपकी रिएक्शन है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, साथ में आयरन था, हमने ये दोनों चीज़ मिलाई तो हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन मिला, साथ में कॉपर मिला। ठीक है, अब आगे कहता है आपको एक्टिविटी 6.8 के अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या बात सिखाते हैं आपको। कहता है टेक अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। कहते हैं कि आप अपना एक चम्मच विनेगर का लो, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो और डालने के बाद आपको क्या करना है, एक चुटकी उसके अंदर आपका बेकिंग सोडा डाल देना है। यू वुड हियर अ हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। तो आपको उसके अंदर से हिजिंग टाइप की साउंड सुनाई देगी, साथ में बबल्स आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। और फिर आपको इसको क्या करना है, आपका जो लाइम वाटर रहता है उसके अंदर से इसको पास करनी है और फिर देखना है व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, जो आपका लाइम वाटर है वहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो विनेगर है ठीक है उसके अंदर आपने एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया, उसके बाद ऐसे बबल्स आपके उठना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर से इसको बंद किया, यहाँ से आपकी पाइप को ऐसे लेके आपको यहाँ तक आना है और जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा ईजिली कि जो आपका लाइम वाटर यहाँ पे है उसके अंदर ऐसे आपका कुछ भी रिएक्शंस यहाँ पे होगी और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी आपको यहाँ पे इजीली देखने को मिल जाएगी। और आपको देखने की फिर क्या रिएक्शन बेसिकली आपकी यहाँ पे रहती है। ठीक है, और आगे कहते हैं द चेंजेस इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। और उसको आपको रिएक्शन की हेल्प से बाकी यहाँ पे दिखाता है भी। कहते हैं कि जो विनेगर था आपका एसिटिक एसिड था, उसके साथ हमने बेकिंग सोडा को मिलाया तो आपका क्या मिला, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली और आपका कुछ और सब्सटेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हो जो आपके यहाँ पे बेकिंग सोडा था उसका यहाँ पे लिख रखा है कि वो क्या रहता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आगे कहते हैं द रिएक्शन बिटवीन
कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लाइम वाटर इज एज फॉलो। और जो रिएक्शन आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में हुई उसको भी आपको यहाँ पे दिखाता है और कहता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला, साथ में आपका पानी मिला, वाटर H2O मिला। ठीक है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच मेक लाइम वाटर मिल्की। अब यहाँ पे आपको बेसिकली कहता है कि जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हमने लाइम वाटर के अंदर से पास की, तो एक तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला और साथ में हमें क्या मिला, आपका जो लाइम वाटर था उसका कलर कैसा हो गया, आपका मिल्की, यानी कि वाइट कलर उसका यहाँ पे चेंज हो गया। द टर्निंग ऑफ द लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको ऐसे मिल्की कलर में बदलना ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट रहता है। यू विल यूज इट इन द चैप्टर 10 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका यूज़ हम अपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी करेंगे, ये बताने के लिए कि जिस हवा के अंदर हम सांस लेते हैं वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है, वहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो चलो अब आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं फटाफट। अब कहता है इन एक्टिविटी 6.6 से 6.8 तक यू सो दैट इन ईच चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्म्ड। कहते हैं कि आपने जो भी अभी एक्टिविटी करके देखी है उनके अंदर आपने ये बात जरूर जानी होगी कि आपका कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे जरूर बनता है। इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन द मैग्नीशियम वॉज बर्न। और जो आपकी एक्टिविटी 6.6 थी उसके अंदर आपका जो मैग्नीशियम था जब हमने उसको बर्न किया तो आपका नया सब्सटेंस बना। एक्टिविटी 6.7 के अंदर ऐसे जब आपकी रिएक्शन कराई हमने कॉपर सल्फेट के साथ में आयरन की, तो वहाँ पे भी आपका कोई नया सब्सटेंस बना। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, और दोनों के दोनों आपके नए सब्सटेंस है। कॉपर वॉज डिपोजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। और कहते हैं कि ऐसे जो आपकी एक्टिविटी 6.8 थी उसके अंदर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा की हेल्प से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनाई और फिर बाद में उसको मिल्की बदल दिया था जो भी आपका वहाँ पे था आपका लाइम वाटर। ठीक है, कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शंस। और जो भी आपके नए नए सब्सटेंस इनके अंदर बने हैं क्या आप उन सभी को यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको क्या सभी वो याद है? तो यार याद है तो फटाफट से नोटबुक के अंदर आप राइट डाउन कर दो, मैंने आपको अभी भी ये वो सब्सटेंस बताए हैं। कहते हैं अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। कहते हैं कि जिस भी चेंज के अंदर आपकी एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं वो कैसा रहता है, आपका केमिकल चेंज रहता है। द केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और जो आपका केमिकल चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बोलता है कि केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, कि जो आपके केमिकल चेंज रहती हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस। कहते हैं कि जो भी आपके नए सब्सटेंस आपकी लाइफ को आपके अंदर आपको देखने के अंदर मिलते हैं अपनी आपकी लाइफ में, वो सभी आपके केमिकल चेंज की हेल्प से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एज आयरन फ्रॉम आयरन ओर, वी नीड टू कैरी आउट द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। कहते हैं कि जैसे कि आपका जो आयरन का ओर रहता है वहाँ से आयरन लेने के लिए हमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे करनी पड़ती हैं। अ मेडिसिन इज़ इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चेन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। और ऐसे जो आपकी दवाइयाँ वगैरह बुखार वगैरह के अंदर या फिर कोई बीमारी के अंदर लेते हैं वो भी आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बाद में बन के आती हैं। Useful new materials such as the plastic and detergents are produced by the chemical reactions। और ऐसे जो आपके प्लास्टिक हो गए, डिटर्जेंट हो गए जिनके साथ में आप अपने कपड़े वगैरह को धोते हो, वो सभी भी आपके केमिकल रिएक्शन की हेल्प से यहाँ पे बन के आते हैं। इन डेट डिड एवरी न्यू मटेरियल्स इज डिस्कवर्ड बाय द स्टडिंग केमिकल चेंजेस। और कोई भी आपका नया सब्सटेंस यहाँ पे अगर बन के आता है तो वो आपकी केमिकल सब्सटेंस और केमिकल चेंजेस की हेल्प से ही बन के यहाँ पे आ पाता है। कहते हैं वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंजेस। हमने इस बात को भी देखा कि जो आपकी केमिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस भी आपके बन जाते हैं। इन एडिशन टू द न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में ऑक्यूपे अ केमिकल चेंज। कहते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बातें बताएगा कि अगर आप इनके अंदर कोई नया प्रोडक्ट डाल दोगे तो यहाँ पे आपका कोई केमिकल चेंज हो सकता है। तो चलो फटाफट से एक बार इन सभी को भी यहाँ पे जान लेते हैं। कहते हैं कि अगर हम इन सभी के अंदर आपको कोई नया प्रोडक्ट डाल देंगे तो केमिकल चेंज यहाँ पे हो सकता है। तो वो कौन सी चीज़ें, एक तो आपकी हीट हो गई, लाइट हो गई, साथ में और कोई आपका रेडिएशन का सोर्स हो गया। ठीक है, जैसे कि आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है हमारे सन के पास से, मे बी गिवन ऑफ और अब्जॉर्ब, जो कि हमारी कुछ तो यहाँ पे अब्जॉर्ब की जाती हैं और कुछ बाद में रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। उसके बाद कहता है साउंड में बी प्रोड्यूस, और आपकी जो यहाँ पे रिएक्शन वगैरह होती हैं वो साउंड वगैरह भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ।
कहते हैं कि केमिकल चेंज की हेल्प से आपकी जो स्मेल है बहुत बार वो भी चेंज हो जाती है और वहाँ पे कोई नई स्मेल ही आपकी आ जाती है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, आपका कलर भी चेंज हो सकता है सब्सटेंस का। अ गैस में भी फॉर्म्ड, और कोई गैस वगैरह भी आपकी वहाँ पे बन सकती है। लेट अस लुक एट दिस सम एग्जाम्पल। तो चलो फटाफट से अब कुछ एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे देख लेते हैं। कहते हैं यू सो दैट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। कहता है आपने देखा कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन था हमने उसको बर्न किया तो वो आपका केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोयल वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ सच सब्सटेंस इज केमिकल चेंज। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। कहते हैं कि यहाँ पे ये तो हमने जान लिया कि जो आपका मैग्नीशियम था हमने उसको बर्न किया तो ये आपका केमिकल चेंज था। ऐसे जो आपका कोयला जलता है, आपकी लकड़ी जलती है, आपके पत्ते जलते हैं, तो वो भी सभी आपका केमिकल चेंज ही रहता है। और कहते हैं कि ये सभी आपका पॉसिबल हो पाता है आपकी हीट यानी गर्मी की हेल्प से। Expositions of the firework is a chemical change. You know that such an explosions produces heat, light, sound and the unpleasant gases that pollute the atmosphere. और कहते हैं कि जब आपके पटाखे वगैरह होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं तो ये भी आपकी बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपकी हीट हो गई, लाइट हो गई, साउंड हो गई, और कोई आपकी जो ऐसी गैसें प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहती हैं। और ऐसे जब आपकी लकड़ी वगैरह, पत्ते वगैरह जलते हैं तो वो भी आपकी हीट वगैरह को यहाँ पे देती हैं। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायरवर्क्स। और यही कारण है कि आपको कहा जाता है कि आप पटाखे वगैरह ना जलाओ, कम खेलो इनके साथ में। When food gets spoiled it produce a foul smell. Shall we call this change a chemical change? कहते हैं कि जब आपका खाना होता है वो जल जाता है तो उसके अंदर से बहुत बुरी आपकी स्मेल आती है, तो क्या वो भी आपका केमिकल चेंज है? तो जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमने इस बात को यहाँ पे समझा अभी कि आपकी स्मेल भी चेंज हो सकती है। You must have noticed that a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. और आपने क्या देखा होगा कि जब आप आपकी एप्पल को काट देते हैं और उसको एकदम से नहीं खाते तो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर ब्राउन लेयर आपकी आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। इफ़ यू हैव नॉट सीन द चेंज इन कलर कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ द एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। और अगर आपने ऐसा कोई चेंज आज तक नहीं देखा तो एक काम करो, अपने एप्पल की स्लाइस को काट के उसको 2-3 मिनट के लिए आप रख के खुद से देख सकते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। द चेंजेस ऑफ द कलर इन द cases is due to the formation of the new substance are not these changes chemical changes। कहते हैं कि ऐसे आपने पोटैटो हो गया, आपका आलू और जो आपका ब्रिंजल हो गया उनके साथ भी करके देख सकते हैं। और क्या ये सभी चेंजेस आपके केमिकल चेंज हैं? तो जी हाँ ज़रूर हैं। अब आगे कहते हैं इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद अ बेस इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। कहते हैं कि पिछले जो आपका चैप्टर नंबर 5 था वहाँ पे आपने एसिड बेस को मिला के आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे की थी, तो क्या वो भी आपका एक केमिकल चेंज था? तो आप इस बात को सोचो और मेरे को भी कमेंट करके आप पक्का बताओ, ठीक है। तो अब बात आती है हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड को लेके, तो चलो फटाफट से एक बार इसको भी समझ लेते हैं। अब कहता है यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमोसफेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। कहता है कि आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जो आपका एटमोसफेयर है वहाँ पे बहुत ऊपर जाने के बाद आपकी ओजोन लेयर होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है आपके जो सूरज के पास से आपकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं उनसे। कहते हैं कि ओजोन अब्जॉर्व दिस रेडिएशंस एंड ब्रेक डाउन द ऑक्सीजन। कहते हैं कि जो आपकी ओजोन होती है वो क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर ऑक्सीजन के अंदर इसको तोड़ देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज अ केमिकल चेंज। तो क्या हम जो आपकी ओजोन टूट जाती है आपकी जहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि ये भी आपका केमिकल चेंज यहाँ पे हुआ है? If ultraviolet radiations were not absorbed by the ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and the other life forms. Ozone act as a natural shield against these radiations। कहते हैं कि अगर आपकी ओजोन लेयर वहाँ पे नहीं होगी तो ये रेडिएशन डायरेक्टली आपकी अर्थ के पास आ जाएंगी और ये हमारे लिए खतरा हो सकती है, सभी जानवरों के लिए खतरा हो सकती हैं, प्लांट्स के लिए खतरा होती हैं। तो ये अच्छी बात है कि वो हमारी ओजोन लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है और हमारी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हमारी हेल्प करती है। तो चलो अब आगे बात करते हैं। तो आगे बोजो कहता है वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस एज अ केमिकल चेंज। कहते हैं कि हमने अपने 5 चैप्टर जो 1 था वहाँ पे जाना था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं, तो क्या हम उसको भी केमिकल चेंज कह सकते हैं? तो पहली कहती है, पहली सेड दैट
इवन डाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज। पहेली कहती है कि जो हमारे पेट के अंदर हमारा खाना वगैरह पचता है वो भी हमारा एक केमिकल चेंज ही रहता है। तो जो बोजो कह रहा है वो भी अरे हमारा एक केमिकल चेंज ही है। तो चलो अब जानते हैं जो हमारे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन को लेके, ठीक है। तो चलो फटाफट से अब इसको स्टडी करते हैं। कहते हैं लेट अस गेट बैक टू द रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयड देम सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज। कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो आपका आयरन है इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे आपकी कार हो गई, शिप्स हो गई, एरोप्लेन्स हो गए और बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाते हैं। और जब इसके ऊपर जंग लग जाता है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जो आपका आयरन होता है इसको धीरे धीरे क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और जो आपकी रस्टिंग यहाँ पे रहती है उसको यहाँ पे दिखाता है इस रिएक्शन की हेल्प से। यहाँ पे कहता है कि ये इक्वेशन आपको बताइए। कहता है जो आपका आयरन है उसके साथ में ऑक्सीजन मिल जाती है आपकी, जो कि साथ में जो आपकी नमी होती है वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर वो मिल जाती है। तो क्या मिलता है हमें, रस्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। कहता है कि आपके आयरन के ऊपर रस्ट जंग लगने के लिए आपकी ऑक्सीजन और पानी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और कहता है इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई विच मीन्स इफ़ इट मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। कहते हैं कि जितनी ज़्यादा नमी आपके एटमॉस्फेयर में होगी उतनी ही जल्दी आपकी जो जंग है वो लोहे के ऊपर आपका लग जाएगा, ठीक है। अब आगे कहते हैं सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। कहते हैं कि तो हम कैसे अपने आयरन को यहाँ पे बचा सकते हैं उसके ऊपर जंग लगने से और आपकी ऑक्सीजन और जो आपका वाटर होता है उसके कांटेक्ट में आने से। वन सिंपल वे इज अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो सबसे सिंपल तरीका इसका यही है कि आप या तो उसके ऊपर पेंट कर दो या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दो। इन फैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अनदर वे इज डिपॉजिट अ लेयर ऑफ द मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। कहते हैं कि या तो आप ये कर दो और ये आपको बार बार करनी पड़ेंगी, या फिर एक काम कर दो कोई दूसरा मेटल है उसकी लेयर आप अपने आयरन के ऊपर लगा दो। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और आयरन इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। और कहते हैं जो आपकी ये प्रोसेस रहती है जिसकी हेल्प से आप अपनी लेयर को लगाएंगे आयरन के ऊपर, तो ये प्रोसेस आपकी रहती है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। द आयरन पीसेज वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर वॉज गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। और जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं आयरन की चीज़ें अपने पानी वगैरह को यूज़ करने के लिए या फिर पानी वगैरह को भरने के लिए, वो सभी आपकी गैल्वेनाइज्ड जो होती हैं उस प्रोसेस के जरिए आपके यहाँ पे बनाई जाती है, तो उनके ऊपर जंग नहीं लग पाता। यू नो दैट द शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर, वन पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स keeps clinging on the ship other surface. Moreover, the water of the sea contains many salt. The salt water make the process of rusting formation faster. और यहाँ पे कहता है ऐसे जो आपका समुद्री जहाज रहता है उसका एक हिस्सा तो आपको पता है कि पानी के बिल्कुल नीचे रहता है सारे के सारे टाइम, देर उसको हम कैसे बचा सकती हैं। और यहाँ पे कहता है जो आपका समुद्र का पानी है उसमें बहुत सारे आपके नमक रहते हैं, सोल्ट रहते हैं, जो क्या करते हैं आपकी जो रस्टिंग की प्रोसेस उसको बहुत जल्दी कर देते हैं, तेज कर देते हैं, ताकि आपका जंग जल्दी जल्दी लग पाए, ठीक है। अब यहाँ पे पहली कहती है ओह दैट इज़ वाई माई फ्रेंड रीता इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट, शी लिव्स नियर अ कोस्ट। और कहते हैं कि इसी वजह से जो इसकी फ्रेंड है रीता, वो क्या कहती है उसका घर तो कोस्ट के पास है जहाँ पे आपके समुंदर होती है, बीच वगैरह होती है वहाँ पे, और इसलिए वो इसी बात को कहती है कि भाई मेरे को आयरन चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं क्योंकि वहाँ पे जल्दी जंग उनके ऊपर लग जाता है। देयरफॉर शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज। और यही कारण रहता है जो आपके समुद्री जहाज होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज आपका पहुँच जाता है। In spite of being painted so much so that fraction of ships iron has been replaced every year, can you imagine the monetary loss to the world? और कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए आपके जो बहुत सारे समुद्री जहाज हैं बार बार रिप्लेस करने पड़ते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पैसे का नुकसान होता है हमारे वर्ल्ड को। स्टेनलेस स्टील इज़ मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड द मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। कहते हैं कि जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है वो हमारा बनाया जाता है आयरन को मिक्स करके कार्बन के साथ में, या फिर जो आपके मेटल होते हैं जैसे क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके साथ में, और उसके ऊपर आपका जंग नहीं लगता, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ
कुछ आइडिया भी दे रहा है। तो चलो अब बात आती है हमारी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की, और इसको फटाफट से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट द सोल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द एवापोरेशन ऑफ द सी वाटर। द सोल ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। कहते हैं कि जो हम ने स्टडी किया था हमारी क्लास 6 के अंदर कि भाई जो हमारे समुंदर का पानी है हम उसको उबाल के एवापोरेट होने के बाद जो वहाँ से हमें नमक मिल जाएगा उसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली उसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका वो नमक है वो प्योर नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ पे आपके जो क्रिस्टल रहते हैं वो थोड़े छोटे छोटे रहते हैं। कहते हैं द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। कहते हैं वहाँ से हमें जो हमारा प्योर नमक होता है वो लेने के लिए केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ती हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और वहाँ पे जो बड़े बड़े हम क्या कर लेते हैं, हमारे प्योर नमक के अपने क्रिस्टल बना लेते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज, और ये आपका एग्जाम्पल है एक फिजिकल चेंज का। तो अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 6.9 की। तो यहाँ पे कहते हैं टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, और आपको ये जो रिएक्शन आपके टीचर की प्रेजेंस में करनी है या फिर आपके मम्मी पापा आपके साथ में होने चाहिए। कहते हैं यूज़ ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। कहते हैं कि इसके अंदर आपको ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करना है और पानी को उबालते टाइम सावधान रहना है। कहता है टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है कि आप एक बीकर लो, उसके अंदर आप अपना पानी डाल दो 1 कप, और उसके अंदर फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल दो। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। और कहता है जैसे ही वो गर्म होना और उबलना स्टार्ट हो जाए तो कॉपर सल्फेट के आपको क्या डालना है, पाउडर डालता जाना उसके अंदर धीरे धीरे। वाइल स्टीयरिंग कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। और आपको पाउडर तब तक डालना है जब तक उसके अंदर डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। फिल्टर द सॉल्यूशंस, अलाउ इट टू कूल, डो नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशंस व्हेन इट कूलिंग, लुक एट द सॉल्यूशंस आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट, इफ नॉट वेट फॉर सम टाइम मोर। और यहाँ पे आपको क्या कहता है, उसके बाद आपको फिल्टर कर लेना है उस पानी को, और फिल्टर करने के बाद कुछ टाइम तक आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर कुछ टाइम के बाद आपको उसको देखना है तो वहाँ पे आपके जो क्रिस्टल होंगे वो बनना स्टार्ट हो चुके होंगे आपके कॉपर सल्फेट के। अगर नहीं बने तो आप कुछ टाइम वेट करके देखिए, वहाँ पे पक्का बनेगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपका प्योर नमक है वो वहाँ पे निकाला जाता है। कहता है यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। कहते हैं कि आपने इस चैप्टर के अंदर जाना कि जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या रहते हैं, केमिकल चेंज होती हैं वो क्या रहती हैं। तो अब आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए और पता लगाइए कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। अब यही आपका वर्क है और यही आपको करना है एज अ होम वर्क। तो यार आज के चैप्टर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो यार इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जिससे यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।